तो यूनिट 3 है हम आप लोगों का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, और इस यूनिट का मैं इस वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करवाने वाला हूँ। अब चूंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इतना सारी एडिटिंग कर सकूं और आप लोगों को चीज़ों को अच्छे से समझाना भी है जिससे कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए, इस वजह से मैं बुक का ही यूज़ कर रहा हूँ और आप लोगों को केवल यहाँ पर वो चीज़ें बताऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और आपको समझना भी जरूरी है। ये चैप्टर जो है आपका वो पूरा का पूरा 4 सेशंस में डिवाइडेड है। इन चारों सेशंस को मैं इस वीडियो में ही कवर करूंगा और कोशिश करूंगा कि वीडियो छोटी से छोटी हो जिससे कि आपका कम से कम समय इस चैप्टर में जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन 1, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस। यहाँ पर आपका समझना इंपॉर्टेंट है कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये है आईसीटी का फुल फॉर्म। और अगर आईसीटी के डिफिनीशन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो ये यहाँ पे लिखा है कि आईसीटी रिफर्स टू ऑल द मेथड्स, टूल्स, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू स्टोरिंग, रिकॉर्डिंग एंड सेंडिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन। इसको सरल भाषा में कहें तो जब आप डिजिटल इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं यानी कि उसको बनाते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं और किसी को भेजते हैं, तो उससे जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने भी टूल्स होते हैं और जितने भी मेथड्स होते हैं, उन्हीं मेथड्स, टूल्स और कॉन्सेप्ट्स को इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, डिजिटल इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा कर सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि वो इन्फॉर्मेशन जिसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में स्टोर किया जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है उन्हें डिजिटल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन से डिवाइसेस आते हैं, तो टैबलेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप जो आप यूज करते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के डिवाइसेस होते हैं। नेक्स्ट आपको समझना है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, या फिर किसी बिजनेस के लिए काम करते हैं, या फिर अपने दोस्तों से या फ्रेंड फैमिली से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो उसके लिए इस स्किल की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आपको समझना है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए, कंप्यूटर जो है वह आपका दो पार्ट से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। वो फिजिकल पार्ट जिसे आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे बोलते हैं हार्डवेयर। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करें तो कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, ये सारी चीजें हार्डवेयर में आती हैं। वहीं पे दूसरा पार्ट जो सॉफ्टवेयर है उसे आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा जरूरी होता है और उसी सॉफ्टवेयर की मदद से हम हार्डवेयर को जिस तरीके चाहें उस तरीके से चलाते हैं। अगर आप चाहें कि आप बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर को चला सकें तो ये संभव नहीं है। आजकल जो आप स्मार्टफोन, मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स यूज करते हैं, ये भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ही आते हैं। इनमें भी हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये साइजेस में छोटे होते हैं और इनको आसानी से आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है एक सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि पूरे के पूरे कंप्यूटर को चलाता है। जैसे ही आप अपने पीसी को स्टार्ट करते हैं वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। कंप्यूटर को कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो जैसे उबंटू, माइक्रोसॉफ्ट, मैक ओएस, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अक्सर लैपटॉप्स और डेस्कटॉप में यूज किए जाते हैं। वहीं पर मोबाइल फोन्स की बात करें तो मोबाइल फोन में आपने एंड्रॉइड और एप्पल आईओएस जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम सुने होंगे। मोबाइल फोन के अंदर इन ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि ब्राउजर, गेम्स, ऑफिस टूल्स, व्हाट्सएप, फेसबुक। ये सारे सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक पर्पज होते हैं, इनको एक स्पेसिफिक काम के लिए ही बनाया जाता है। अब आइए आप समझिए कि कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं। ये जो आप पावर बटन देख रहे हैं ये आपको लैपटॉप में भी मिल जाएगा और सीपीयू में भी देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पावर बटन को दबाते हैं वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिकली एक छोटा सा बेसिक सा प्रोग्राम रन करता है जिसका नाम होता है बायोस, और फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इस प्रोग्राम का बस इतना काम है कि ये खुद से ही टेस्ट करता है कि कंप्यूटर सिस्टम ठीक है कि नहीं ठीक है, उसमें सारी चीजें ढंग से वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर जो सेल्फ टेस्ट है वो ठीक ठाक गया और सब कुछ सही रहा तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ही ऑपरेटिंग सिस्टम को आपके सिस्टम में लोड कर देता है और आपके स्क्रीन के सामने डेस्कटॉप स्क्रीन को खोल देता है। अब समझिए आप लॉगिन और लॉग आउट का इंपॉर्टेंस क्या है। कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा फ़ोन हो या फिर हमारा लैपटॉप हो, उसे कोई दूसरा इंसान न छुए, और अगर उसे कोई चलाए भी तो वो मुझसे पूछ के चलाए। तो लॉगिन और लॉग आउट फीचर यही इंश्योर करता है कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आपके सिस्टम को न चला सके और उसमें कोई भी जरूरी इंफॉर्मेशन में चेंजेस भी ना कर सके। चलाने के लिए उसे परमिशन लेने की जरूरत पड़े। पर लॉगिन लॉग आउट करने के लिए आपको एक लॉगिन आईडी और साथ में एक पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, जो कि सेम एक ताले और चाबी की तरह काम करते हैं। तो जब आप अपनी आईडी के थ्रू लॉगिन करते हैं तो कंप्यूटर को पता होता है कि हमारा मालिक इस कंप्यूटर को चला रहा है, तो इस वजह से वो आपको उस पर काम करने की इजाज़त दे देता है। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा पर्सन आपके लैपटॉप या कंप्यूटर को चलाए, फ़ोन को चलाए, तो आप लॉग आउट जरूर कर दिया करें। नेक्स्ट आप समझिए कि लॉग आउट करना कैसे है। लॉग आउट करने के लिए उबंटू जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके सिलेबस में यही है। देखिए, नॉर्मली आप विंडोज़ यूज करते हैं,
पर यहाँ पर आपका सिलेबस में उबंटू है, इसीलिए मैं आपको उसी के बारे में ही बताऊंगा। ठीक है, तो देखो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन होता है, सेटिंग बटन, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉग आउट और शट डाउन दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। जब आप लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो आप लॉग आउट हो जाएंगे और शट डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। याद रहे कि आपको लॉग आउट और शट डाउन करने के लिए सिस्टम बटन पे क्लिक करना होता है, उसके बाद ही आप लॉग आउट और शट डाउन को चूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि कीबोर्ड का इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका यूज हम टेक्स्ट या फिर नंबर्स को एंटर करने के लिए या फिर कमांड्स को कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए करते हैं। इस कीबोर्ड में कई तरीके की कीज होती हैं जिनको अलग अलग ग्रुप्स में यहाँ पे बांट दिया गया है। जैसे सबसे पहले है फंक्शन की। आप देखते होंगे कीबोर्ड में सबसे ऊपर F1 से लेकर के F12 तक कीज होती हैं जिन्हें फंक्शन की कहते हैं। ये सारी फंक्शन कीज अलग अलग सॉफ्टवेयर पे अलग अलग तरीके से काम करती हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स में जो F1 की है वो हेल्प के लिए यूज की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इसको आप नोट करके रखिएगा। एक बात और आपको ध्यान देना है कि F1 से F12 तक फंक्शन कीज होती तो हैं, पर कई बार कुछ कीबोर्ड में F12 तक नहीं बल्कि उससे कम भी कीज हो सकती हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल की। कंट्रोल की के अंदर आता है कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन, स्पेस बार, एल्ट, कैप्स लॉक और टैब। ये सारी कुछ स्पेशल की होती हैं जिनका काम भी बहुत ही स्पेशल होता है। ये कहाँ पर किस तरीके से यूज की जा रही हैं इनके बारे में डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप ज्यादा परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट आपको एंटर की का फंक्शन समझना है। आपने अभी तक जो कीबोर्ड्स देखे होंगे उनमें पक्का एक एंटर बटन आपने देखा होगा, लेकिन जो मैक ओएस होते हैं यानी एप्पल के लैपटॉप्स, उनमें एंटर की जगह रिटर्न नाम का एक बटन होता है। एंटर की कई पर्पस यूज की जाती है, जैसे कई बार आपको जब कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव करना होता है तब भी एंटर की यूज की जाती है। कई बार आपको किसी टास्क को कंफर्म करना होता है तब भी एंटर की यूज की जाती है, और कमांड्स को सेंड करने के लिए भी एंटर की यूज की जाती है। नेक्स्ट पंक्चुएशन की तो आप लोग पहले से जानते हैं, आपने कीबोर्ड में देखा होगा कॉलन, सेमी कॉलन, क्वेश्चन मार्क, कोटेशन मार्क, जिसमें सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन दोनों शामिल है। तो ये सारी जो कीज होती हैं इनको बोलते हैं पंक्चुएशन की। पंक्चुएशन की को यूज करने के लिए ज्यादातर हम शिफ्ट बटन के साथ इन कीज को प्रेस करते हैं। नेविगेशन की बात करें तो आपने अपने कीबोर्ड में 4 एरो कीज देखी होंगी, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कीबोर्ड में ये सारी एरो कीज हैं जो कि नेविगेशन के अंदर आता है, और इसी के ऊपर यहाँ पर आप पेज अप, पेज डाउन, होम, एंड, ये सारी कीज भी देख सकते हैं। इन्हें भी नेविगेशन की के अंदर रखा गया है। देखिए डॉक्यूमेंट के अंदर कई बार आपको ऊपर नीचे या फिर लेफ्ट राइट में मूव करने की जरूरत पड़ सकती है, तो ये नेविगेशन कीज डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंट पार्ट्स में मूव करने में काम आते हैं। उसके बाद आपको इसी में होम की, एंड की, पेज अप, पेज डाउन को थोड़ा सा डिटेल में भी यहाँ पे बताया गया है। वो समझना है कि होम की और एंड की जो होती हैं वो कर्सर को लाइन के लेफ्ट एंड या राइट एंड में मूव करने में काम देते हैं। यहाँ आप एग्जांपल से समझिए कि जैसे ही मैंने यहाँ पे होम की प्रेस किया, आप देख सकते हैं कि कर्सर लेफ्ट साइड लाइन के एंड में आ गया। वहीं पर जैसे ही मैं एंड की प्रेस कर रहा हूँ तो कर्सर राइट साइड लाइन के एंड में आ गया। सेम ऐसे ही पेज डाउन एंड पेज अप बटन डॉक्यूमेंट में पेज को ऊपर और पेज को नीचे करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ कमांड कीज के बारे में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अपने कीबोर्ड में कि इंसर्ट की, डिलीट की और बैक स्पेस जैसी कीज ऑलरेडी आपके कीबोर्ड में होती हैं। जब इंसर्ट की ऑन होती है तो क्या होता है कि आप आसानी से कर्सर जिस टेक्स्ट पर ब्लिंक कर रहा है उस पर ओवरराइड कर सकते हैं। वहीं पर डिलीट की और बैक स्पेस की जो टेक्स्ट आपने टाइप किया है उसे रिमूव करने के लिए किया जाता है। डिलीट की का यूज जो कर्सर के राइट साइड में कंटेंट है उनको डिलीट करने के लिए किया जाता है। वहीं पर जो बैक स्पेस की है उनका इस्तेमाल जो कर्सर के लेफ्ट साइड में कैरेक्टर्स हैं उनको डिलीट करने के लिए किया जाता है। और जो विंडो की होती है वो स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए किया जाता है। अब लास्ट में आपको इस सेशन के अंदर समझना है कि माउस का यूज कैसे करते हैं। तो माउस में आप जानते हैं कि लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल बार होता है। वैसे भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप कंप्यूटर चलाते हैं तो ज्यादातर आप इस्तेमाल माउस का ही करते हैं, कीबोर्ड का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है। आइए आप समझिए कि माउस का यूज कैसे कैसे करना है। पहला है रोल ओवर। रोल ओवर का मतलब है कि आप केवल माउस के पॉइंटर को किसी भी आइटम पर ले जाइए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इंग्लिश मार्क्स क्लास 12 लिखा है, तो जैसे ही यहाँ पर माउस को रोल ओवर किया गया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिटेल कुछ सामने शो हो गई। दूसरा है पॉइंट एंड क्लिक। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप माउस को मूव करते हैं तो एक पॉइंटर होता है, जैसे यहाँ पे देखिए आप स्क्रीन पे एक पॉइंटर है जो मूव कर रहा है जैसे जैसे मैं माउस को मूव कर रहा हूँ। तो इस पॉइंटर की मदद से मैं कोई भी आइटम जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं उन्हें सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर आइटम पे क्लिक करेंगे तो वो आइटम सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये आइटम सिलेक्ट हो गया। दूसरा है ड्रैग एंड ड्रॉप।
यानी कई बार हो सकता है कि आपको अपने फाइल को एक फोल्डर से हटा करके दूसरे फोल्डर में मूव करना पड़े। तो ऐसे में आपको करना कुछ नहीं है कि जो भी फाइल आपको मूव करना है आप सिंपली उस फाइल को पहले सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद माउस का लेफ्ट क्लिक करिए और होल्ड करके रखिए। मतलब आप नॉर्मली क्या करते हैं, क्लिक करते हैं छोड़ देते हैं, पर आपको इस बार लेफ्ट को क्लिक करके रखना है। एंड देन आपको जिस फोल्डर में मूव करना है वहां तक पॉइंटर को ड्रैग करिए और जैसे ही आप न्यू लोकेशन में पहुंच जाएं वैसे ही आप लेफ्ट क्लिक को रिलीज कर दीजिए। आपका आइटम दूसरे फोल्डर में मूव हो जाएगा और इसी प्रोसेस को ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। अब लास्ट है डबल क्लिक। देखिए डबल क्लिक का मतलब है कि आप माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको डबल बार जल्दी जल्दी से क्लिक करेंगे। डबल क्लिक का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी भी फाइल, फोल्डर या एप्लीकेशन को ओपन करना होता है। अब आ जाते हैं हम सेशन 2 में। सेशन 2 हमारा थोड़ा सा छोटा होगा पिछले वाले सेशन के मुकाबले, जिसमें आपको समझना है परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशंस। यहाँ पे आपको फाइल क्या है वो समझना है, फोल्डर क्या होता है और फाइल और फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, ये चीज़ें समझनी है। देखिए जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है ना, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करते हैं वो स्टोर होती है किसी न किसी फाइल के अंदर। अब डिफरेंट टाइप का जो फाइल होता है वो डिफरेंट टाइप्स का डेटा इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव करता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ अलग टाइप की फाइल होती है जिसमें इमेज स्टोर होती है और कुछ अलग टाइप की फाइल होती है जिसमें वीडियो और कुछ अलग टाइप के जिसमें डॉक्यूमेंट स्टोर किए जाते हैं। तो फाइल किसी भी टाइप का हो, लेकिन उनमें क्या होता है कि एक फाइल का नाम होता है और साथ में एक फाइल का एक्सटेंशन भी उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। ये जो फाइल का एक्सटेंशन है ये बताता है कि आखिर फाइल किस टाइप की है। फाइल एक्सटेंशन और फाइल का नेम, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में एक डॉट का यूज किया जाता है, जिसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में डॉट या पीरियड दोनों कह सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैंने नोटपैड पे एक कोई अलग से फाइल बनाई तो उस फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो होगा .txt, क्योंकि नोटपैड पे जो आप फाइल बनाते हैं उसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन .txt ही होता है। इसी तरीके की टेक्स्ट फाइल के कुछ अलग टाइप के एक्सटेंशन भी हो सकते हैं, जैसे .doc, .xls या फिर कोई भी और। वहीं पर इमेज की बात करें तो ज़्यादातर यूजुअली आपको .jpg इमेज टाइप की फाइल के लिए मिलेगा, और साउंड की बात करें तो .mp3 आपको साउंड के लिए फाइल टाइप मिल जाएगा। वहीं पर अब बात करें कि फोल्डर क्या होता है, तो फोल्डर एक ऐसी लोकेशन होती है जहां पर कई सारी फाइल्स को ग्रुप करके इकट्ठा हम स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं और बात करते हैं कि हम किसी फाइल को क्रिएट कैसे करेंगे, वो भी उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जो कि शायद ही आपने अपने स्कूलों में यूज़ किया हो। जैसे आपने विंडोज़ में नोटपैड यूज़ किया होगा, वैसे ही उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर टेक्स्ट एडिटर नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन लिख करके सेव की जा सकती है। टेक्स्ट एडिटर ओपन करने के लिए सबसे सिंपल तरीका यही है कि सर्च डायलॉग बॉक्स में जा करके, जैसे यहाँ पर ये सर्च करते हैं, यहाँ पर जा करके टेक्स्ट एडिटर लिख दीजिए और जैसे ही टेक्स्ट एडिटर सामने आ जाए इस पर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लीजिए। उसके बाद जो भी कंटेंट लिखना है उसे लिख करके सेव ऑप्शन चूज करके उसे सेव कर दीजिए। लेकिन सेव करते समय आपको अपना जो फोल्डर है वो डेस्कटॉप चूज कर लेना है, जिससे कि जो फाइल हो सेव हो वो डेस्कटॉप पे आ जाए, आपको उसे ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो फाइल क्रिएट करना तो समझ गए आप। अब आ जाते हैं कि फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। तो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर आपको फोल्डर क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको वो लोकेशन चूज करनी पड़ेगी जहां पर आप एक नया फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप डेस्कटॉप के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप डेस्कटॉप के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप ऑप्शन सिलेक्टेड है, ये देखिए। उसके बाद आपको यहीं पर कहीं पर जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ जाना है, राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे आपको एक न्यू फोल्डर ऑप्शन मिलेगा, आपको उस न्यू फोल्डर ऑप्शन को चूज कर लेना है। उसके बाद फिर फोल्डर नेम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप जो नाम देना चाहें वो नाम दे करके एंटर बटन प्रेस करके आप फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आगे। तो आगे ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि इस सेशन में बस इतना ही था। यहाँ पर कुछ शॉर्टकट की दी गई हैं जिनको कि आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट सेशन की ओर, जो है कि सेशन 3, जिसमें आप कंप्यूटर को कैसे केयर करना है, कैसे उसका मेंटेनेंस रखना है वो ध्यान देना है। देखिए आपका कंप्यूटर अच्छे से चलता रहे इसलिए कंप्यूटर का केयर करना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। टाइम टाइम पर उसको साफ सफाई करना है, एंटीवायरस इंस्टॉल करना, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, जिससे क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर बहुत ही अच्छे से चलता रहता है और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग चलता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी ये आप देखिए, क्योंकि अगर आप टाइम पर इन्हें को ध्यान नहीं देंगे ना तो बाद में फिर आपका ये खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि आपका जब सिस्टम ख़राब हो जाता है या फ़ोन ख़राब हो जाता है तो आपको दोबारा नया फ़ोन खरीदना पड़ता है या नया लैपटॉप खरीदना पड़ता है। तो इसलिए पहले से ही ध्यान देना जरूरी है। क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है, कैसे कैसे ध्यान देना है, ये आप देखिए। यहाँ पर कुछ बेसिक टिप्स दी गई हैं जिनको यूज करके आप अपने डिवाइस को अच्छा रख सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं। तो कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन को क्लीन रखने का मतलब ये है कि आप जो कीबोर्ड है या फिर जो माउस है या फिर जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उनको आप साफ़ रखिए। कैसे साफ़ रखेंगे ध्यान दीजिए।
कीबोर्ड को अगर आपको साफ रखना है तो पहली चीज जो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप जब लैपटॉप या कंप्यूटर पर बैठ के काम कर रहे हो तो आपको कोई खाने वाली चीज लेकर के नहीं बैठना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि खाने वाली चीजें गिर जाती हैं और कीबोर्ड के जो छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं वहां पर चली जाती हैं, जो कि आपके कीबोर्ड के कीज को डैमेज कर सकती हैं, इंटरनल पार्ट्स को डैमेज कर सकती हैं और आपका कीबोर्ड खराब हो सकता है। साथ में जो धूल मिट्टी है वो भी कीबोर्ड्स पर बैठी रहती है, तो उसके लिए आपको सॉफ्ट ब्रश यूज करके कीबोर्ड को साफ करना है, जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन को क्लीन करने के लिए एक साफ सुथरा कपड़ा ले सकते हैं, सॉफ्ट क्लॉथ, जिसका यूज करके आप लैपटॉप के स्क्रीन को क्लीन करते रहें हमेशा लगातार, जिससे कि जो आपके फिंगर्स के प्रिंट हैं या फिर जो अलग धूल मिट्टी है वो सब आपकी स्क्रीन से हट जाए। साथ में कभी भी आप चाय लेकर या पानी लेकर लैपटॉप या कंप्यूटर के पास ना बैठें, क्योंकि क्या हो सकता है कि आपका पानी अगर गिर जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, हो सकता है कि कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाए और आपके कंप्यूटर सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आ जाए। फिर उसके बाद है कि आपको अपने डिवाइस को बहुत ही ध्यान से हैंडल करना है, यानी अगर आप मूव कर रहे हो तो कोशिश ये करें कि आप बैग लेकर के बैग में रख करके अपने डिवाइसेस को लेकर जाएं, उनको गिरने से बचाएं, क्योंकि अगर वो गिर गए तो आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि गिरने के बाद उनका स्क्रीन भी डैमेज हो सकती है, हार्ड डिस्क भी डैमेज हो सकता है या फिर कोई और पार्ट डैमेज हो सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है और आपके अच्छे खासे पैसे जा सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन्स में आप कोशिश ये करें कि स्क्रीन गार्ड और बैक कवर जैसी चीज़ों को लगा के रखें और लैपटॉप जैसी चीज़ों को आप बैग में कैरी करें, जिससे कि आपका डिवाइस सेफ रहे। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि अपने कंप्यूटर सिस्टम को कूल रखने के लिए जो है अलग से फ़ैन लगा सकते हैं। वैसे सीपीयू को कूल करने के लिए पहले से ही कंप्यूटर के अंदर एक फ़ैन लगा होता है, तो जब भी आप अपने लैपटॉप को यूज़ कर रहे हो तो कोशिश ये करें कि जहाँ पर फ़ैन लगा हुआ है वो वाला एरिया थोड़ा सा खुला हुआ हो, जिससे कि आराम से जो हवा है वो बाहर आती जाती रहे, जिससे कि आपका कंप्यूटर जो है वो हीट ना हो। क्योंकि कई बार होता है ना कि आपका कंप्यूटर जब ओवर हीट हो जाता है तो उसकी जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो मेल्ट हो जाते हैं और फिर आपका कंप्यूटर का पार्ट डैमेज हो सकता है और आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से जब आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो ये सारी चीज़ों को ध्यान देना है। साथ में ये भी ध्यान देना है कि जैसे कि आप अगर मान लो कंप्यूटर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, आपका काम हो गया, कहीं जा रहे हो, तो कंप्यूटर को खुला मत छोड़ दें, उसको प्रॉपर शट डाउन करें, क्लोज करें और उसके बाद कवर करें, तभी जा करके आप वहाँ से निकलें। उसके बाद आपको बैटरी को बहुत ही लॉन्ग टाइम अगर चलाना है, आप चाहते हैं कि आपके लैपटॉप या फ़ोन की बैटरी ज़्यादा दिन तक चले, तो आप बिल्कुल भी उसको चार्ज लगाकर छोड़ मत दीजिए कि 100% चार्ज होने के बाद भी वो चार्ज हो रहा है। जब 100% चार्ज हो जाए तुरंत आप उसको प्लग से हटा दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो बैटरी लाइफ है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा और आप ज़्यादा दिन तक अपने कंप्यूटर सिस्टम को अच्छे से चला पाएंगे। उसके बाद फिर जैसे कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर्स में जब ईयरफोन या फिर कोई यूएसबी पोर्ट लगाते हैं जिससे कि आप दूसरे डिवाइसेस में कोई डेटा ट्रांसफ़र कर सकें या फिर गाना सुन सकें, तो जब आप पोर्ट में लगाते हैं तो कई बार क्या होता है कि ईज़िली पोर्ट के अंदर पिन मूव नहीं करता है, तो आप क्या करिए कि थोड़ा सा उसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए और ढंग से मूव करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो पोर्ट है वो डैमेज हो सकता है और उसके लिए भी फिर आपको अच्छे खासे पैसे देने पड़ सकते हैं। और लास्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि कई सारे सॉफ्टवेयर्स को एक साथ मत ओपन कर दीजिए। जितना आपको अभी करंट में काम है केवल उतना ही आप सामने ओपन करके रखिए, बाकी सारी चीज़ों को क्लोज कर दीजिए, क्योंकि आप ज़्यादातर सारे सॉफ्टवेयर्स को जब ऑन कर देते हैं एक साथ चलाते हैं ना, तो आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो क्रैश हो सकते हैं और क्रैश होने के बाद प्रॉब्लम आपको ही होगी और आप इधर उधर भटकोगे कि किस तरीके मेरा सॉफ्टवेयर वापस आ जाए और अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए। तो ये तो हो गया कि आप डिवाइस की केयर कैसे करेंगे। अब यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए है कि आप अपने डिवाइस को मेंटेन करके कैसे रख सकते हैं। तो उसके लिए आप डेली मेंटेनेंस, वीकली मेंटेनेंस और मंथली मेंटेनेंस और ईयरली मेंटेनेंस जैसे जो रूटीन्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। देखिए मेंटेनेंस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है जिससे कि आपका कंप्यूटर जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, ज़्यादा टाइम तक चले और अच्छे से चले, परफेक्ट कंडीशन में चले। तो डेली मेंटेनेंस में आप क्या करेंगे, डेली आपको अपने ईमेल बॉक्स को क्लीन करना है, जो भी फालतू की ईमेल है उनको डिलीट करना है, जो अच्छी ईमेल उनको सेव करना है। ईमेल के अंदर जो भी अटैचमेंट आपके आए हुए हैं, जैसे मान लो ईमेल के अंदर किसी ने डॉक्यूमेंट भेजा है या फिर पीडीएफ शेयर किया है, इमेज भेजी है, तो वो आपको डाउनलोड करके सेव करके एक प्रॉपर अलग से फोल्डर बना करके रख लेना है। डेली ये काम आपको करना है। वीकली मेंटेनेंस में आपको करना क्या है कि कीबोर्ड साफ करना है, अपना मॉनिटर जो है उसको स्क्रीन को साफ करना है, साथ में सीपीयू और प्रिंटर की डस्टिंग करनी है जिससे कि जो धूल मिट्टी जमी है वो हट जाए। वहीं पर जो आपका डेटा होता है वो भी आपको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के अंदर बैकअप ले लेना है। तो ये आपको वीकली मेंटेनेंस के अंदर ये सारी चीज़ें करनी है, 4 चीज़ें। वहीं मंथली मेंटेनेंस की बात करें तो जो भी आपने ड्राइव के अंदर फोटोग्राफ्स या फिर वीडियोस सेव करके रखी हैं उनको आपने अपने कंप्यूटर में सेव करना है और ड्राइव से उसको डिलीट कर देना है।
आपकी सारी जो फ़ोटोज़ हैं उनको एक फ़ोल्डर बना करके अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना है। ये नहीं कि सारी फ़ोटो आप एक ही फ़ोल्डर में डाल दिए, बाद में फिर ढूंढ रहे हैं कि कौन सी फ़ोटो कहाँ गई। तो उसके बाद फिर आपका जो सिस्टम है उसमें जो अनयूज्ड ऐप हैं जिनको आप बहुत ही कम इस्तेमाल करते हो या फिर यूज़ ही नहीं करते हो, उनको आप ज़रूर से ज़रूर अनइंस्टॉल कर दें। मंथली बेसिस पे ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अगर आपके सिस्टम में डिस्क क्लीनर नाम का सॉफ्टवेयर हो तो आप उसको ज़रूर चला दें, जिससे कि आपका जो डिस्क है वो एकदम क्लीन रहे, कोई भी फालतू की चीज़ उसके अंदर ना रहे। और वायरस का स्कैन ज़रूर करें मंथली, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम डाउनलोड करते हैं उसके साथ वायरस भी हमारे सिस्टम में आ जाता है। तो वायरस स्कैन करना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आप ईयरली बेसिस पे क्या कर सकते हैं कि आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को क्लीन अप कर सकते हैं। यानी होता क्या है ना कि हम कई सारे सोशल मीडिया पर दोस्त बना लेते हैं, बाद में फिर पता चलता है कि अरे यार ये दोस्त तो बहुत बेकार आदमी है। तो इसको फिर क्या है कि ये सब चीज़ें आपको ईयरली देखनी है और उन सब लोगों को हटा देना है, अपने अकाउंट से रिमूव कर देना है। साथ में ईमेल कॉन्टैक्ट लिस्ट भी आपको थोड़ा सा क्लीन करनी है, जिससे कि केवल काम के लोग ही आपके ईमेल में रहें। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको भी आपको अपडेट करना है ईयरली बेसिस पे, जिससे कि नया नया वर्जन, नए नए फीचर्स, नए नए सिक्योरिटी पैचेस आपके कंप्यूटर सिस्टम में आते रहें। और जो एंटीवायरस की एक्सपायरी है वो भी आपको चेक करना है, जिससे कि जब आपका एंटीवायरस एक्सपायर हो जाए तो आप उसे दोबारा से रिन्यू करा लें, क्योंकि रिन्यू नहीं कराएंगे तो फिर वायरस जब स्कैन होगा तो पता नहीं चल पाएगा। यहाँ पर बैकअप योर डाटा है, जिसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपको डेटा को बैकअप लेना है किसी भी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में। यहाँ पर साथ में सीडी और डीवीडी का भी नाम दे दिया गया है कि अगर आपके पास हार्ड ड्राइव नहीं है तो आप सीडी और डीवीडी में भी डेटा का बैकअप ले सकते हैं। डेटा बैकअप लेने से फ़ायदा ये होता है कि कई बार जब आपका कंप्यूटर सिस्टम देखिए काम नहीं करता है, मान लीजिए आपने बहुत सारी फाइल अपने कंप्यूटर सिस्टम में रखी हैं और आपका सिस्टम जो है वो क्रैश कर गया, तो ऐसे में आपका अगर हार्ड ड्राइव है या फिर सीडी डीवीडी में आपने पहले से ही चीज़ों को सेव करके रखा है, तो आप उसके थ्रू अपना जो डेटा है उसका बैकअप अपने फिर से वापस पा सकते हैं। फिर स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरस, इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया है कि आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम को लगातार स्कैन करते रहना है, वायरस को स्कैन करना है, जिससे कि क्या हो कि अगर वायरस हो तो उनको एंटीवायरस के थ्रू डिलीट किया जा सके, पता लगाया जा सके। क्योंकि अगर सही टाइम पे अगर हमें वायरस का पता नहीं चला तो वो वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम या हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हार्म कर सकते हैं। इंक्रीजिंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस, इसके बारे में भी हमने पहले आपको बता के रखा है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी फालतू की फाइल है, क्या होता है ना कि यार आप लोग 1 साल 2 साल बहुत दिन तक कंप्यूटर सिस्टम चलाते रहते हो, तो बहुत सारी फालतू की फाइलें भी आपके सिस्टम में बन जाती हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। एक दो बार आप यूज़ करते हैं, उसके बाद वो केवल कंप्यूटर सिस्टम में पड़ी होती हैं, खाली जगह आपके कंप्यूटर सिस्टम में लिए हुई होती हैं, तो उनको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आप डिस्क क्लीनर यूज़ कर सकते हो और उन फाइल्स को ईजिली रिमूव कर सकते हो। फिर है रिमूविंग स्पैम फ्रॉम योर कंप्यूटर। कई बार आप देखते होंगे कि आपकी ईमेल पर कुछ ऐसी मेल्स आती हैं जहां पर कुछ कंपनीज अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करती हैं, अपनी वेबसाइट्स के और आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, तो ऐसी ईमेल्स को स्पैम बोला जाता है। तो इन स्पैम्स को आप कभी भी रिस्पॉन्ड मत कीजिए और हमेशा रेगुलर बेसिस पे इनको डिलीट भी करते रहिए। साथ में आप सेटिंग में जा करके एक फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, जिससे कि कोई भी स्पैम जो ईमेल होगी वो आपके मेल बॉक्स में एंटर ही नहीं करेगी। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो सेशन 3 भी यहाँ से होता है एंड, और अब आ जाते हैं हम सेशन 4 में, और ये लास्ट सेशन है। इस सेशन में आपको समझना है कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सेव करते हैं, जैसे कि हो सकता है कि आपने अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सेव की हो, जिसमें बैंकिंग डिटेल्स हो, या फिर आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे जो फ़ोटोज़ हैं उनकी, या फिर जो आपकी फैमिली फ़ोटोज़ हैं, वो सारी चीज़ें आपने पहले से सेव करके रखी हो। और अगर ऐसे में आपका कंप्यूटर सिस्टम कोई दूसरा आदमी चलाता है जिसको आप नहीं चाहते हैं कि वो चलाए, फिर भी वो यूज़ कर रहा है, तो ऐसे में उन इमेजेस का वो गलत इस्तेमाल कर सकता है, या फिर उन डिटेल्स का, आपके मान लीजिए बैंक अकाउंट की डिटेल वो पा गया, तो ऐसे में वो आपके बैंक से पैसे निकाल सकता है। ये सारी चीज़ें अक्सर तब होती है जब आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हो और अपने कंप्यूटर सिस्टम को खुला ही छोड़ करके चले जाएँ। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। आप सबसे पहले समझिए अब यहाँ पे कि कंप्यूटर सिक्योरिटी और प्राइवेसी का क्या मतलब है। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी और जो प्राइवेसी है वो उन उपायों से डील करती है जिसके थ्रू हम जो हमारा जो डेटा लॉस हो रहा है उसको बचाया जा सके। नेक्स्ट आपको समझना है कि सिक्योरिटी ब्रेक होती कैसी है, यानी कि जैसे कैसे आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरों तक पहुंच जाता है। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला ये कि जब भी आप इंटरनेट पर जाते हैं तो किसी अनसिक्योर साइट पर आपने अपने अकाउंट डिटेल्स को शेयर कर दिया हो, अपने पासवर्ड को शेयर कर दिया हो, जिसके थ्रू वो लोग आपके जो अकाउंट्स हैं उनको एक्सेस कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कोई दूसरा आदमी आकर के आपके कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर रहा है, और ऐसा आदमी जिसको आप नहीं चाहते कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी वो आपके कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे में आपको देखिए ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है, जिससे कि केवल वही आदमी आपका सिस्टम एक्सेस कर सके जिसको आप चाहते हैं।
कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आकर के आपके सिस्टम को एक्सेस ना कर पाए। नेक्स्ट आपको समझना है 3 to 2 कंप्यूटर, यानी वो तरीके जिनके थ्रू आपका जो कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो लीक हो सकता है। तो थेफ्ट का मतलब होता है कि आपके इंफॉर्मेशन को या फिर हार्डवेयर को चुरा ले जाना। थेफ्ट जो है 3 टाइप्स के यहाँ पे बताए गए हैं। पहला है फिजिकल, दूसरा आइडेंटिटी और तीसरा है सॉफ्टवेयर पायरेसी। फिजिकल में आता है जैसे मान लो किसी ने आपका कंप्यूटर सिस्टम या फिर आपका फ़ोन या फिर आपका लैपटॉप ही चुरा लिया हो या फिर आपका कीबोर्ड या माउस चुरा लिया गया हो, तो इस तरीके की चोरी को फिजिकल थेफ्ट कहते हैं। वहीं पर आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब है कि हैकर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहा है और उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आपके अकाउंट को एक्सेस कर रहा है और उस अकाउंट के थ्रू वह इलीगल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसी चोरी को आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। और सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंदर वो सॉफ्टवेयर की चोरी आती है जिनको कोई आदमी बिना किसी लाइसेंस के डिस्ट्रीब्यूट करता है और उनकी अनऑथराइज्ड कॉपी भी लोगों को बांटता है। नेक्स्ट थ्रेट जो है वो है वायरस। वायरस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर छोटे से प्रोग्राम होते हैं जो कि सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं, या तो वो आपके कंप्यूटर सिस्टम की इंफॉर्मेशन हैकर्स तक धीरे धीरे पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर आपके सिलेबस में कुछ वायरस के नाम दिए गए हैं, जैसे वॉर्म कुछ इस टाइप के वायरस होते हैं कि जब भी आपके सिस्टम में अटैक करते हैं, ये अपनी कई सारी कॉपीज़ आपके कंप्यूटर सिस्टम में बना देते हैं और हर जगह फैल जाते हैं, जिससे कि इनको दोबारा से कंप्यूटर से हटाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ट्रोजन हॉर्स कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कि शुरू में आपको लगता है कि ये आपके यूज़फुल हैं और आप उनको आसानी से डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन जब एक बार ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ जाते हैं तो ये वायरस की तरह काम करने लगते हैं और आपके कंप्यूटर सिस्टम और डेटा को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। फिर बात करें हम ऑनलाइन प्रेडेटर्स की, तो ये कुछ लोग होते हैं जो कि आपको अपने झांसे में फंसाते हैं कुछ रिलेशनशिप के यूज करके और कुछ अलग अलग तरीके से, और उसके बाद फिर आपको इलीगल तरीके से बुली करते हैं। कई बार ये बुली करने का तरीका ऑनलाइन होता है और कई बार फेस टू फेस होता है। फिर यहाँ पे एक है इंटरनेट स्कैम। कई बार आपने देखा होगा कि आपके फ़ोन पर कॉल आता है और आपको ढेर सारे अलग अलग तरीके के ऑफ़र दिए जाते हैं, जैसे कि आप लॉटरी जीत गए हैं या फिर आपने कोई प्राइज जीता है, उसको आपको क्लेम करना है। और जब आप अपने मनी को बैंक अकाउंट में जाकर डिपॉजिट करते हैं, उसके बाद ना ही उनका फ़ोन कॉल आता है और ना ही कोई पैसा आपको मिलता है। तो इस तरीके के फ्रॉड को इंटरनेट स्कैम्स कहते हैं। और कई बार जब आप इन लोगों को पैसा अपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू देते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी उन लोगों तक पहुंच जाती है और उसके ज़रिए वो उन डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड का मिसयूज़ करके आपका सारा का सारा पैसा ख़त्म भी कर देते हैं। तो अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी कंप्यूटर सिस्टम में, तो आखिर उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, ये यहाँ पे आपको नेक्स्ट सेशन में समझना है, ये आपको अब आगे समझना है। तो अपने सिस्टम को चोरी, थेफ्ट से और वायरस से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आगे देखिए। सबसे पहली चीज़ तो उस कंप्यूटर सिस्टम में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड लगाएं। पासवर्ड भी कुछ इस तरीके से हो कि कोई नॉर्मल आदमी उसे गेस ना कर पाए। जैसे कि पासवर्ड आपको होना चाहिए जिसमें कि अल्फ़ाबेट्स के जो कैरेक्टर्स हैं A to Z वो स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स दोनों में होने चाहिए, और साथ में आपके पासवर्ड में कोई नंबर भी इंक्लूडेड होना चाहिए और साथ में स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, जिससे कि जो अनऑथराइज्ड पर्सन है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम का पासवर्ड गेस भी ना कर सके। दूसरी चीज़ आपको कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए और डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए ये करना है कि आपको अपने सिस्टम में एंटीवायरस और फायरवॉल दोनों चीज़ को इंस्टॉल करके रखना है। फायरवॉल क्या करेगा कि आपके सिस्टम में जो भी डेटा एंटर हो रहा है या फिर आपके सिस्टम से जो भी डेटा बाहर जा रहा है उसे मॉनिटर करेगा और वायरस को आपके सिस्टम में आने से रोकेगा। उसके बावजूद भी अगर सिस्टम में कोई वायरस एंटर कर जाता है तो एंटीवायरस का काम होगा उसे डिटेक्ट करना और उसके बाद फिर उसे क्लीन करना। थर्ड आता है डेटा को इनक्रिप्ट करके रखना, या ये ज़्यादातर बैंक या कंपनीज के थ्रू होता है, क्योंकि वहाँ पर बिजनेस के अंदर बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, उनके बहुत सारा डाटा होता है, तो उस डेटा को सेफ रखना ये भी कंपनी की जिम्मेदारी होती है। तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं कि जिस भी हार्ड डिस्क में उन्होंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सेव कर रखी है, पूरा का पूरा जो उसका हार्ड डिस्क है उसे ही वो लॉक कर सकते हैं। विंडोज़ में भी हमारे एक फीचर होता है बिट लॉकर का जिसका इस्तेमाल करके हम चाहें तो अपने सिस्टम में भी हार्ड डिस्क को लॉक कर सकते हैं और इनक्रिप्ट कर सकते हैं। इनक्रिप्ट करने के बाद हमें उसे वापस से डिक्रिप्ट करने के लिए एक पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। उस पासवर्ड को जैसे डालते हैं वैसे ही सारा का सारा डेटा हमें शो होने लगता है। इससे क्या होता है कि अगर आपका सिस्टम कोई ऑन भी कर लेता है तब भी उसे फाइल को एक्सेस करने के लिए डेटा को डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। फिर लास्ट बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये कि जब भी आप इंटरनेट पर अपने क्रेडिट कार्ड या फिर बैंक अकाउंट की डिटेल शेयर कर रहे हों तो आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि जो भी साइट पर आप डेटा अपना शेयर कर रहे हैं वो सिक्योर है कि नहीं है। और ये पता कैसे चलेगा, इसके लिए पता चलेगा कि आप पहले उनका URL चेक कर लें कि उनका URL जो है वो https:// है या फिर नहीं है, और उनमें लॉक का सिंबल बना हुआ है कि नहीं बना है। अगर इतना कुछ है तो भाई आप उसमें अपना डिटेल शेयर करें, अदरवाइज उसमें शेयर ना करें। तो यहाँ से ये सेशन भी होता है एंड।
तो मैंने आपको इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें एग्जाम में आनी थी या फिर जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब फास्ट फॉरवर्ड तरीके से बता दिया है। और इससे पहले भी मैंने ये जो इसके पहले के यूनिट है जिसमें सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है, उसकी भी सारी वीडियोस को मैंने सेशन वाइज डाल के रखा है। तो अगर आप वो भी नहीं देखे हैं तो वो भी जा करके देख सकते हैं। अगर आपको आगे और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो आपको अब आगे क्या करना है, ये आप समझदार हो, कुछ ऐसा करो जिससे कि मैं अगली बार फिर से ऐसी कुछ अच्छी से वीडियो बना कर लाऊं और आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि उनका भी थोड़ा भला कर दो यार। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियो और चाहिए तो। और नेक्स्ट वीडियो कब चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।